हम्म तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके अंदर एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, और उसके बाद में रेमेडीज फॉर ब्रीच। अब उसमें अपन ने फिर कंसिडर किया था कल कि भाई इसमें ब्रीच कौन करता, तो मैंने बताया था सेल के केस में तो अपन ये देख रहे हैं क्लियरली कि भाई सेलर तो ब्रीच कर नहीं सकता, क्योंकि सेल है, सेल में ओनरशिप भी चली जाती है और पोजेशन भी, तो ब्रीच कहां हो रहा, कंसिडरेशन में हो सकता है। इसके लिए वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है द सेलर कैन फाइल अ सूट ऑन दी बायर, ये दिखा, the seller can sue the buyer for the price of the goods because of the passing of property therein to the buyer। अगेन इसमें सिर्फ क्या बोला है उन्होंने, प्रॉपर्टी वर्ड कंसिडर किया है, पोजेशन कहीं पर भी लिखा है क्या, बस यही बात तुमको मैं समझा रहा था कल कि ओनरशिप दे दी तुमने, मतलब काम खत्म। ओनरशिप दे दिया सेलर ने बायर को, तो सेलर का पूरा अधिकार है कि अब वो बायर के ऊपर प्राइस के लिए केस फाइल कर सकता है, अगर बायर प्राइस पे करने के लिए डिनाई कर रहा है तो। समझा, सुना, पक्का पक्का पक्का। अब उसके बाद में रेमेडीज फॉर ब्रीच इन द केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, द अग्रीव्ड पार्टी कैन स्यू फॉर डैमेजेस एंड नॉट फॉर द प्राइस। प्राइस के लिए वो लोग सूट फाइल नहीं कर सकते अनलेस द प्राइस वाज पेएबल एट अ स्टेटेड डेट। तो ये हो गया एक्सेप्शन अनलेस के बाद, समझ में आया, यहां से एक्सेप्शन है। उसके पहले एक सेपरेट पॉइंट है, उसके पहले लॉ बता दिया उन्होंने कि भाई अग्रीव पार्टी जो है वो अग्रीमेंट टू सेल के केस में या अग्रीमेंट टू सेल के केस में प्राइस के लिए केस फाइल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, इसका सिंपल लॉजिक है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। अग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर हाथों हाथ होती क्या, वो कब होने वाली है, एट सम फ्यूचर डेट। पहला ही पॉइंट पढ़ा हुआ है अपन ने इसके अंदर, फ्यूचर डेट और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन। इसका मतलब अभी हाथों हाथ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होंगी, तो जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होंगी तो प्राइस का कोई अधिकार नहीं बनता किसी का, आया समझ अभी। तो इधर इसके लिए वो सूट फॉर प्राइस नहीं हो सकता, लेकिन सूट फॉर डैमेजेस हो सकता, क्योंकि अग्रीमेंट तो किया है ना तुमने, तो कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर के हिसाब से यहां पर डैमेजेस तो तुम क्लेम कर ही सकते। आया समझ। अब उन्होंने आगे क्या लिखा है, अनलेस द प्राइस वाज पेएबल एट अ स्टेटेड डेट। तो मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट था सेलर और बायर के बीच में, सेलर ने क्लियरली बोला था देख भाई ओनरशिप आएंगी जब आएंगी, मेरे को तो 5 दिन में पैसा जमा करवा। कितने दिन में, और बायर ने अग्री किया था, कंसेंट दिया था, फ्री कंसेंट से बायर ने बोला था भाई हाँ ठीक है 5 दिन में पैसा दे दूंगा मैं। ओनरशिप का और पोजेशन का कोई रेलेवेंस नहीं है, ये अग्री हुआ है दोनों के बीच में, समझ रहा। तो अब अगर वो 5 दिन में पैसे नहीं देता तो सेलर उसके ऊपर 6th डे सूट फॉर प्राइस कर सकता है। आया समझ कि नहीं समझा, पक्का। अगर इसको थोड़ा उल्टे पर्सपेक्टिव से भी देखो कि बायर ने सेलर को बोला था मैं पैसे आज ही दे देता तेरे को, तो मेरे को 7 दिन में डिलीवरी दे। कितने दिन, तो 7 दिन तक के बायर रुकेगा। 7 दिन में अगर डिलीवर नहीं किया तो बायर 2 केस फाइल करेगा, सूट फॉर डैमेजेस भी और सूट फॉर प्राइस भी, क्योंकि पैसा तो दे दिया था ना उसने, तो पैसा वापस नहीं मांगेगा। समझ में आया, पक्का। तो जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है उनसे एक सवाल पूछू, इसमें ब्रीच किसने किया हाथ ऊपर, जो लास्ट एग्जांपल मैंने दिया उसमें ब्रीच किसने किया, सेलर ने ब्रीच किया। तो ब्रीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता, हाथ ऊपर, ब्रीच हुआ अगर तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता, वॉइडेबल। तो अगर वो बोल रहा है कि मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए और वो डैमेजेस भी क्लेम कर रहा है, तो उसने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया हाथ ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाने वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, याद आया। वॉइडेबल का मतलब ना पूरे तरीके से वॉइड ना ही पूरे तरीके से वैलिड, बरोबर। तो यहां पर अगर वो सूट फॉर प्राइस करने वाला है, इसका मतलब है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करेगा। कौन, बायर। बायर बोलता सेलर को भाई मेरा पैसा वापस दे, मैं किसी और से खरीद लूंगा, और तू प्राइस के डिफरेंस का मेरे को डैमेजेस पे कर। आया क्या समझ में, पक्का, ऑल गुड नाउ, अब अच्छे से याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते, फिर आज का पढ़ना पड़ेगा आगे। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टीज, A subsequent loss or destruction of the goods is the liability of the buyer। तो मैंने इसके लिए एक रूल समझाया था कल, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। ये एक्चुअली 3rd यूनिट में आता है, मैंने कल भी बोला था, लेकिन अभी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट ही उससे रिलेट करता है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर्ड है तो रिस्क उस व्यक्ति का होता है जिसके पास ओनरशिप है। आया क्या समझ। इसका बहुत सीधा और सरल एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको तुम इलस्ट्रेशन कंसिडर मत कर लेना या केस कंसिडर मत कर लेना, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं
ये फोन की ओनरशिप किसके पास? मेरे पास। वेदिका एक दिन आई, बोले सर आप लोगों ने फोन वोन बंद किया हुआ है हमारा क्लास में, तो मेरे को आपका फोन दो, मेरे को फोन लगाने का है घर पे। बोला घर पे ही लगाना है ना? तो वेदिका बोले हाँ ना सर। मैं बोला ले। तो वेदिका को मैंने फोन दिया, समझा? वेदिका ने फोन लगाया, बात कर रही थी, उसको आया बहुत जोरदार गुस्सा फोन पे ही, उसने वही फोन पटक दिया मेरा। तो याद नहीं रहा कि ये फोन किसी और का है। आएगा समझ में? पक्का। अब फोन पटक दिया, फोन की स्क्रीन फूटी, वेदिका मेरे को फोन वापस दे रही और बोल रही सर सॉरी। मैं देख रहा। अब मेरे को बताओ, जब ये स्क्रीन फूटी तो ज्यादा बुरा किसको लगेगा? क्यों भाई? किसकी गुड्स है? मेरे गुड्स है, तो ज्यादा बुरा किसको लगता? इसको इस तरीके से याद रखना, रिस्क फॉलोज ओनरशिप को, कि मेरे को ज्यादा बुरा लगेगा क्योंकि गुड्स मेरे हैं। वही अगर ऐसा कुछ हुआ होता कि वेदिका ने बोला होता सर फोन ही बेच डालो मेरे को, मैं बोला ले, और 15,000 उसने हाथों हाथ दे दिए मेरे को, हाथों हाथ दे दिए पैसे, और उसने ले लिया फोन और अब फोन फोड़ा, गलती गलती छोड़ दो, बुरा किसको ज्यादा लगेगा? अब मैं तो खुश हूं, मेरा तो चला गया था ना गुड्स, निपट गए थे अपन, अपने तो पैसे आ गए, तो बुरा किसको लगेगा? वेदिका को, क्योंकि अब गुड्स किसके हो गए थे। हाँ, तो इसको उस तरीके से सोचना, तो दैट्स रिस्क फॉलोज ओनरशिप। तो सेल के केस में ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो चुकी है? किसको ट्रांसफर हो गई? बायर। सेल है ना, सेल, सेल में ओनरशिप गई, ट्रांसफर्ड वर्ड पढ़ाया है कल ही, ट्रांसफर्ड, समझ में आया? तो सेल के केस में ओनरशिप जा चुकी है, तो अगर ओनरशिप जा चुकी है तो उसके हिसाब से सब्सिक्वेंट लॉस इज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इज द लाइबिलिटी ऑफ द, समझ में आया क्या? क्योंकि वहां पर रिस्क फॉलोज ओनरशिप के हिसाब से ओनरशिप किसकी है? बायर की। तो जब रिस्क तो ओनरशिप बायर की है तो रिस्क किसका है? तो सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इज द लाइबिलिटी ऑफ दी बायर। आया यही समझ में? पक्का। अब ये पॉइंट का तुम्हारे दिमाग में कुछ और आता है, इसके लिए मैंने तुमको बताया था कल वो बेलमेंट वाली चीज, कि बेलमेंट के हिसाब से वो आदमी रिस्पॉन्सिबल रहेगा या वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो जिसके पास में गुड्स का पोजेशन है, वो बेलमेंट के हिसाब से है। पर हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? सेल। अपने को अभी फिलहाल सेल के पर्सपेक्टिव से देखना है, समझा? बेलमेंट इज समवेयर अ पार्ट ऑफ सेल, पार्ट है वो उसका, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है? तो अब दूसरे जगह पर देखो, अग्रीमेंट टू सेल में सच लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लाइबिलिटी ऑफ द सेलर। लॉजिकल। क्यों? अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप जाती क्या नहीं, तो किसकी रहती? डीम्ड ओनरशिप है ना फिलहाल, तो क्योंकि अगर गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं भी है तो भी बनाने कौन वाला है? सेलर ही देगा, तो अल्टीमेटली वो सेलर की ओनरशिप में है अभी भी। तो अगर कुछ भी लॉस हुआ गुड्स का या डिस्ट्रक्शन हुआ गुड्स का, तो वो लाइबिलिटी किसकी रहेंगी? सेलर की। समझ में आया कि नहीं समझा? तो लाइबिलिटी फॉर लॉस और डिस्ट्रक्शन, इसको ऐसे याद रखना, इस वाले पॉइंट को। यहाँ पर लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज लिखा है ना उन्होंने, तो इसको क्या लिखने का? लाइबिलिटीज फॉर लॉस और डिस्ट्रक्शन। आपका आधा काम वही हो जाएगा, लाइबिलिटीज फॉर लॉस और लाइबिलिटीज फॉर लॉस और लाइबिलिटीज फॉर, ये लिख दिया तुमने। अब तुमको क्या ही करना है अंदर पॉइंट में? सिर्फ ये लिखना है कि इस केस में बायर का है सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन, और इस केस में अग्रीमेंट टू सेल में सेलर का है। दैट्स इट, खत्म हो जाता तुम्हारा। आया समझ? डन। आगे, बर्डन ऑफ रिस्क। बर्डन ऑफ रिस्क, रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ द बायर बिकॉज रिस्क फॉलोज ओनरशिप। प्रूव्ड। सिमिलर पॉइंट से सेम नहीं है, ऊपर वो लॉस की बात कर रहे थे और डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, और सेकंड इस वाले पॉइंट में वो रिस्क की बात कर रहे हैं। मैंने ये पहले बता दिया, याद रहेगा? आगे इसमें देख लो, रिस्क इज रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ द रीजन। सिंपल, रिस्क फॉलोज, याद रहेगा क्या? अब पक्का याद रहेगा सबको? आगे, नेचर ऑफ राइट्स, इसमें रहता है जसिन रेम और ये है जसिन पर्सोनम, वो मैं बताता हूं क्या रहता। तो नेचर ऑफ राइट्स, क्रिएट्स जस इन रेम मींस राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, राइट अगेंस्ट द होल, और जस्ट इन पर्सोनम मींस राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दोनों में से वाइडर कौन सा है? ऑब्वियसली यहाँ वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, तो सेल वाला पॉइंट वाइडर है और ये वाला पॉइंट नैरोअर है। और एक चीज, रेम का एक्चुअली मतलब होता राइट इन प्रॉपर्टी,
या राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ये दोनों बातें होती है रेम का मतलब। लेकिन पर्सोनम से तो समझ में आ रहा है किसी पर्सन की बात कर रहे हो, तो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ। समझ में आया क्या कि नहीं समझा? पक्का? तो राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड बड़ा है, और राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट। ये तो समझ गया। तो जस्ट इन रेम का मतलब होता राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, और जस्ट इन रेम का मतलब होता जस्ट इन पर्सोनम का मतलब होता राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, और जस्ट इन रेम का मतलब होता राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। लिख के लिखना क्या है उसमें, अंडरलाइन करके रख दो। ये सीएस वालों की वो जो बुक है एमसीक्यू वाली जो मैंने दी है, उसके अंदर तुमको अलग से बताया हुआ है, उस बुक में है ये। ठीक है, थोड़ा और अगर लिखना है उसके ऊपर तो मैं बता देता। ले लो, वो लिख के रख लो कहीं पर, जस्ट इन रेम, पहले जस्ट इन रेम लिखना, उसके बाद जस्ट इन पर्सोनम लिखना। अभी पहले पहले वो लिख लो। देखो, एक समझो बात को, अगर मैं इसका पर्सपेक्टिव रखूं, इसका स्पेसिफिकली, तो ये सेल वाला है, मतलब सेलर से प्रॉपर्टी किसको जा चुकी है, तो ये ना राइट किसके फेवर का है, बायर के। समझा? बायर को ओनरशिप मिल चुकी। तो बायर को जब उस गुड्स की ओनरशिप मिल चुकी, पोजेशन भी मिल चुका, मान लो बायर ने पेमेंट भी कर दिया उस चीज का, अब कोई आकर के बायर से वो प्रॉपर्टी या वो गुड्स छीन सकता क्या? समझ में आया इतना? तो एब्सोल्यूट राइट है बायर के पास। क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि कोई और किसी का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सारे अधिकार किसके हैं? बायर। समझा? सिर्फ और सिर्फ बायर के रहेंगे, किसी का ही उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं। तो पूरी दुनिया में से किसी का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट राइट ऑफ दी बायर। बट आफ्टर ऑब्वियसली सेल कंप्लीट होने के बाद मिलता है बायर को ये अधिकार। समझ रहा? एग्जाम्पल, जैसे जब ये फोन शोरूम में था, सैमसंग के उधर था, तब इस पे अधिकार पूरी दुनिया का था। अब क्यों बोले सर ऐसा? क्योंकि कोई भी आके खरीद सकता था उसको, तो वो पब्लिकली था अवेलेबल, इट वॉज पब्लिकली अवेलेबल। समझा? लेकिन जैसे ही मैंने ये फोन के पैसे दे करके इसको अपने नाम पर कर लिया, अब इस फोन का राइट सिर्फ और सिर्फ मेरा है। किसी ने मेरे से बिना पूछे ये फोन ले लिया तो उसको चोर बोलते तुम। बरोबर है? आया क्या समझ में? तो इस फोन से रिलेटेड सारे के सारे राइट्स किसके हो गए? मेरे हो गए, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली ये फोन खरीदा। तो मेरा राइट इज सुपीरियर देन द राइट ऑफ द होल वर्ल्ड। मेरा अधिकार इस चीज पर सुपीरियर है, पूरी दुनिया से सुपीरियर, मतलब पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं उनसे ज्यादा। समझ आया? पक्का? 7.2 बिलियन लोग रहते पूरी दुनिया में, उसमें से मेरा एक अकेले का अधिकार है। ऐसा है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, जस्ट इन रेम। ओके ना? लिख के रख लो। इट इज इन रिस्पेक्ट, इट इज इन रिस्पेक्ट of the holder's claim over a specific asset. It is in respect of the holder's claim over a specific asset. Over a specific asset. समझा? होल्डर कौन बनेगा इसका? बायर। आ गया समझ में? अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड, अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड। अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड। लिखिए बराबर।
अब जस इन पर्सोनम लिख लो। बोलू, इट अलाउज वन पर्सन, it allows one person to demand, it allows one person to demand an action, payment or duty from another individual, from another individual. ये चैप्टर की शुरुआत में मैंने बोला था, दुनिया में सबसे सुपीरियर अधिकार होता है ओनरशिप का, ये बात भूलना नहीं। किसी का ही इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता अगर कोई किसी प्रॉपर्टी का ओनर है तो, मतलब किसी चीज का अगर वो ओनर है तो उससे ऊपर किसी का ही अधिकार नहीं। इट इज लाइक भगवान भी तुमसे आकर के वो चीज वापस नहीं ले सकते क्योंकि तुम उस चीज को ओन करते हो, तो उससे सुपीरियर अधिकार किसी का ही नहीं। समझा? सो वंस द बायर हैज परचेज्ड कंप्लीटली अ सर्टेन थिंग, then his right is the superior right against the whole world, which is called as just in rem। तो जब मैं बोल रहा हूं परचेज कंप्लीट हो चुका है, जिसका मतलब होता है सेल हो चुका है, तो इसके लिए सेल में लिखा जाता है जस्ट इन रेम। और वही अग्रीमेंट टू सेल इज बिटवीन टू स्पेसिफिक पर्संस, राइट? तो अगर अग्रीमेंट टू सेल में कहीं ब्रीच हुआ, सेलर ने किया या तो बायर ने किया, तो अगर सेलर ने ब्रीच किया है तो उसके ऊपर सूट फाइल करेगा कौन? बायर। तो बायर सिर्फ सेलर पे सूट फाइल करेगा कि पूरी दुनिया को सजा देगा? आएगा समझ में? समझा कि नहीं? और वही अगर बायर ने ब्रीच किया, पैसा नहीं दिया, तो सेलर बायर पे सूट फाइल करेगा कि पूरी दुनिया पे? बायर पे। आया क्या समझ में? पक्का? तो दैट विल बी कॉल्ड एज जस्ट इन पर्सोनम। समझ में आया? आगे फिर आता राइट ऑफ रीसेल। रीसेल समझा क्या तुमको? क्या रहता रीसेल? फिर से और आगे बेचना या फिर से बेचना, दैट विल बी रीसेल। ठीक है, ध्यान से। तो राइट ऑफ रीसेल, द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। क्यों भाई? क्यों क्यों? ओनरशिप किसकी हो चुकी है? बायर की। तो सेलर के पास अगर गुड्स है भी तो वो सिर्फ उसका बेली है। क्या है? वो गुड्स फर्दर सेल क्योंकि ऑलरेडी बेच चुका है। समझ आया? पक्का? अच्छी समझा? अदर पॉइंट, द सेलर में सेल द गुड्स सिंस ओनरशिप इज विद द सेलर। ऑब्वियस बात है, अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप किसके पास है? तो ऑब्वियसली वो रीसेल कर सकता है। रीसेल क्या, उसने अग्री भी कर लिया होगा किसी के साथ में, वो दूसरे को जाके बेच सकता है क्योंकि अभी भी ओनरशिप सेलर के पास है। आया समझ? तो यही सिचुएशन को कंसिडर करके तुमसे एक सवाल कर लेते कि मेरा अग्रीमेंट हुआ था वेदिका के साथ में इस टीवी को लेकर। मैं एक सेलर हूं, मैं टीवी बेच रहा हूं, किसको? वेदिका को बेच रहा हूं। ठीक है, वेदिका के साथ अग्रीमेंट हो चुका था। मैंने बोला वेदिका, मैन्युफैक्चर करने के बाद में तुझे ये जो डिस्प्ले है डिलीवर कर देंगे 10 दिन बाद, मान लो ऐसा कुछ तय। ये जो डिस्प्ले ये 2 दिन के बाद ही रेडी हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना? फिर विरांगी आई, तो मैंने विरांगी को अग्री कर लिया, मैं लेके जा। वो हाथों हाथ पैसे दे रही, तो मैंने 2 दिन बाद में ही ये पैनल, मतलब ये डिस्प्ले विरांगी को दे दिया। डिलीवरी भी दे दी, ओनरशिप भी दे दी, पैसे भी ले लिए। आया समझ में? पक्का? अब आगे के जवाब तुम दो कि मैं सही हूं या गलत हूं। सही हूं तो क्यों सही हूं, और गलत हूं तो किस हिसाब से गलत हूं। हाथ ऊपर। मैंने सही गलत पूछा। मैं सही हूं, क्यों सही हूं? हाँ, हाँ, जब किया था तब किया था, हाँ। तो इसलिए ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी इस पैनल की। तो आप जैसे ही इसको मैन्युफैक्चर करके लेकर आओगे डिलीवरेबल स्टेट में, आपने विरांगी को भेज दिया, आपका चॉइस है। समझा? तो सुनना ध्यान से, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से विरांगी और मेरा अग्रीमेंट बिल्कुल गलत नहीं है।
मैंने उसको जो सेल किया है वो बिल्कुल गलत नहीं है। विरांगी को प्रॉपर ओनरशिप मिल रही, ओनर से ही ओनरशिप मिल रही, तो कुछ भी गड़बड़ है क्या? नहीं। तो अपन विरांगी से वो पैनल वापस नहीं मांग सकते, वो सेल कंप्लीट है, वैलिड भी है। किसी के साथ तो बुरा हुआ है, वेदिका के साथ बुरा हुआ। सर क्यों बुरा हुआ? अग्री किया हुआ है अपने उसके साथ में, अग्रीमेंट तो हुआ है ना उधर भी, बरोबर है ना? तो अगर उसको अब 10 दिन में पैनल नहीं मिला या 10 दिन बाद पैनल नहीं मिला तो वो मेरे पे केस फाइल कर सकती कि नहीं कर सकती? डैमेजेस के लिए नहीं, गुड्स के लिए भी कर सकती ना डियर, अग्रीमेंट हुआ था ना हमारा। प्राइस के लिए नहीं बोल रहा मैं, डैमेजेस भी। और लेकिन ये वो किस चैप्टर के तहत कर सकती? वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत करेगी, वो एनफोर्स करवा रही है इस चीज को कि इसने अग्री किया था लेकिन इसने सप्लाई नहीं किया टाइम पर, तो वो कोर्ट जाकर के इस चीज को, अग्रीमेंट को एनफोर्स करवा सकती है। लेकिन ये कौन से चैप्टर में चला गया अब? कॉन्ट्रैक्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल्स ऑफ गुड्स। हाँ, तो तुम बोलेंगे सर सेल्स ऑफ गुड्स के हिसाब से भी तो होना ही चाहिए ना केस, बिल्कुल, लेकिन वो आता ही पार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, याद है? सूट फॉर, उसका मतलब क्या था कि जो आपने प्रॉमिस किया था आपस में, अगर वो कोई पार्टी फुलफिल नहीं कर रही है तो तुम कोर्ट जाकर के उस पार्टी से वही परफॉर्मेंस फुलफिल करवा सकते हो स्पेसिफिकली। तो ये जाएंगी कोर्ट, कोर्ट में ये मेरे खिलाफ करेंगी केस, और उस केस में ये कोर्ट को बोलेंगी सर को बोलो कि परफॉर्म, मतलब मेरे को ये पैनल सप्लाई करे, करना पड़ेगा क्योंकि आपने अग्री किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था। आया समझ में? उस तरीके से तो वो पार्ट जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी देखने मिलेगा, 4th यूनिट में, जो अभी मैंने पूरा बताया 4th यूनिट में देखने मिलेगा। लेकिन वो आया किधर से? वो कॉन्ट्रैक्ट में से आया, समझा? पक्का? आगे, the right of resale, the seller cannot resell the goods, the seller may resell the goods since ownership is with the seller। तो मैंने रीसेल ही तो किया था विरांगी को, प्रॉमिस किया हुआ है किसको? वेदिका को, लेकिन बेचा किसको? विरांगी को, तो रीसेल ही किया ना। वो सेम पैनल जो मैन्युफैक्चर किया अपन ने, वो एक्चुअली अधिकार किसका था उस पे? वेदिका का पहला अधिकार था, लेकिन मैंने ये पैनल उठा के बेच दिया किसको? विरांगी। तो मेरा विरांगी का कॉन्ट्रैक्ट गलत नहीं है, वेदिका कहीं पर भी आकर के इस कॉन्ट्रैक्ट पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकती मेरे और विरांगी वाले पे, लेकिन वेदिका मेरे ऊपर क्लेम कर सकती कि सर जब अपना अग्रीमेंट हुआ है तो आपका काम है आप पैनल सप्लाई करो, अब दूसरा बना के दो, और बना के देना पड़ेगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट। समझा? मैंने दोनों बातें बताई, हालांकि उसमें सिर्फ एक ही मेंशन्ड है जो ओनरशिप को लेकर के, कि अग्रीमेंट टू सेल में आप रीसेल कर सकते हो। आया समझ में? ये नहीं समझा? पक्का? प्रॉब्लम कोई? आगे, अब ये 2 पॉइंट्स बहुत दिमाग लगा के पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है? दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, तो दिमाग जगह पे रखना प्लीज। एक ही बार में समझ जाता हूँ, पर क्या होता अगर नहीं समझा तो फिर तुमको उसको कम से कम 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके समझेगा। इसलिए बोल रहा हूँ एक ही बार में समझ लो, बढ़िया ध्यान दे दो, बहुत इजी। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, मेरे को बताओ किसको इंसॉल्वेंट बना रहे हैं वो? पक्का इस पॉइंट को पकड़ के रखेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे नहीं पहले, अपन पहले उसको सॉल्व करेंगे, अपन देखेंगे पहले अपने को कितना आता। तो अपन इंसॉल्वेंट कर रहे हैं अभी सेलर को, करेक्ट? तो एक रहता सेल, एक रहता अग्रीमेंट टू सेल, अग्रीमेंट टू सेल और सेल, और सेलर हो गया इंसॉल्वेंट, ठीक है? सेल कर दिया है तो सेलर की बैलेंस शीट में क्या असर हुआ होगा बताओ, तुम बताओ। सेल कर दिया है, ए ने बी को गुड्स बेच दिए हैं, तो अपने लिए सेलर कौन हुआ? ए। तो अपन ए की बैलेंस शीट अगर बनाए तो ये रिकॉर्ड कहाँ हुआ होगा? हाथ ऊपर। अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखा, मैंने बोला था ना, बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता कि सेलर और बायर कौन रहता।
नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। सेलर बोले तो खरीदने वाला और बायर बोले तो बेचने वाला। हेंस प्रूव्ड, मैंने बताया भी था ये बात तुमको शुरुआत में ये चैप्टर के, कि एक आधी जवाब मिल ही जाता है साहब, कि सेलर खरीदने वाला रहता और बायर बेचने वाला रहता। नॉनसेंस। मैं बोल रहा क्लियरली सेल हुआ है, ठीक है। ये भी बोला कि ए ने गुड्स बेच दिए हैं बी को, तो ए की बैलेंस शीट में बताओ, सेलर की बैलेंस शीट में बताओ कि क्या होगा। तुम मेरे को बता रहे सेलर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी कॉलम में क्रेडिटर के नाम से रिकॉर्ड होगा बी, मतलब तुम 100 के 60 भी नहीं करेंगे, तुम 100 के -100 करेंगे। हाँ, ऊपर के 100 तो जाएंगे ही और -100 हो जाएंगे उसमें। मतलब जिसको तुम माल बेच रहे उसको पैसे भी देंगे तुम बाद में। ऐसी दुकान चाहिए मेरे को भी, मेरे को जाना है ऐसी दुकान में, और वहां एप्पल आईफोन मिलना चाहिए बस। मैं उससे एप्पल आईफोन खरीदूंगा भी और उतने आईफोन के पैसे भी लूंगा। बढ़िया है। क्या सेल है। नहीं, मृण्मयी जोशी, रिकॉर्डिंग में नाम गया तेरा भी। ऑब्वियस सी बात है, सेल होने के बाद वो रिकॉर्ड होगा डेटर में। कहां पर? अब डेटर में रिकॉर्ड अगर कर रहे हैं हम, तो ये कैश सेल था या क्रेडिट सेल था? पक्का क्रेडिट सेल था। बी को रिकॉर्ड किया होगा फलाना फलाना अमाउंट के लिए, बरोबर है? पक्का। टीम कर रहे हम कि बी के पास गुड्स का पोजेशन जा चुका है और बी के पास गुड्स की ओनरशिप भी जा चुकी। समझा? इंसॉल्वेंट कौन हुआ था? तो लिक्विडेटर किसके लिए अपॉइंट होगा? लिक्विडेटर क्या करेगा ए के बैलेंस शीट के साथ, तुम बताओ पहले। और सारी एसेट्स को लिक्विडेट करेगा और उससे सारी लाइबिलिटीज चुकाएगा, बरोबर ना? उस लिक्विडेटर को असेट कॉलम में एक एसेट दिख रही, कौन? बी। कितने रुपए के लिए? बरोबर है। तो अब इस एसेट को लिक्विडेट कैसे करेंगे फिर? पैसे मंगवाएंगे आप किससे? बी से। कौन मंगवाएगा? लिक्विडेटर मंगवाएगा। अभी तेरे नाम का इधर हिसाब लिखा हुआ है, पैसे ला, क्योंकि तूने क्रेडिट में माल खरीदा था तो गुड्स तेरे को मिल चुके थे, अब उसके पैसे तेरे को देने पड़ेंगे। ला पैसे। आया क्या समझ? पक्का। अभी सिर्फ सेल वाला कॉलम पढ़ाया है। पक्का समझा? देखो अभी उधर क्या लिखा हुआ है। द ऑफिशियल असाइन विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर दी गुड्स, बरोबर है, क्योंकि गुड्स तो गए ना बे, ओनरशिप के साथ गए। बट विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम दी बायर। आगे समझ में? अब यही अगर मैं डायरेक्ट पढ़ाता था ना इसको, ऐसा करके ऐसा डायरेक्ट जम, हाँ इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर ऐसा ऐसा है, पढ़ लो, तुम घूमते रह जाते थे। हाँ, अभी लेकिन लॉजिकली समझ गया कि क्यों वो प्राइस क्लेम कर पा रहा और क्यों गुड्स क्लेम नहीं कर पा रहा, क्योंकि गुड्स ऑलरेडी जा चुके हैं, ओनरशिप जा चुकी, तो गुड्स वापस नहीं मांग सकता सेलर। ज्यादा से ज्यादा सेलर अब क्या कर सकता? बायर पे केस फाइल कर सकता फॉर प्राइस। समझा? वो भी सेलर नहीं करेगा, ऑफिशियल असाइन, क्योंकि सेलर तो हो गया इंसॉल्वेंट। समझा क्या? पक्का। तो अभी तुमको मालूम है, अभी ये आधा कंसेप्ट पता है, अब आधा तुम बताएंगे ना बेटा। अग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा? अगर सेलर इंसॉल्वेंट है तो तुम बताओ, हाथ ऊपर। बहुत सिंपल है, बाद में मत बोलना यही सोचा था मैंने। बड़ा सिंपल है, तुम सोचो तो सही, बताओ तो सही थोड़ा सा। बोल स्लोली और स्टेप बाय स्टेप। हाँ, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है बायर, बरोबर। गुड्स गए क्या? बोलना, मेरे से पूछ मत, कंफर्म जवाब है तेरा? सोच ले एक और बार।
ये पूछ रही थी वो मेरे से, ओनरशिप तो नहीं गई, पोजेशन गया है, गया है, ऐसे पूछ रही हो मेरे से। अरे यार, अग्रीमेंट टू सेल ज्यादातर के फ्यूचर गुड्स के लिए होता, तो फ्यूचर गुड्स एग्जिस्टेंस में रहते क्या, तो बेटा उसका पोजेशन दे सकते क्या, समझा ना, समझा। प्रेग्नेंट औरत के पेट में बच्चा है, डॉक्टर अभी ऐसे डायरेक्ट प्रेग्नेंट औरत दे सकता, लेकिन बच्चा दे सकता क्या, जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक कहां से देगा बच्चा डॉक्टर, समझ में आया। तो जो है ही नहीं वो दे सकते क्या, तो इसका लाइन भी लर्न करवाया था ना, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट, समझ गया, हाँ समझ गया ना पक्का, बता। बोलना तो पूरा, मेरे से पूछ मत, ऐसा कॉन्फिडेंट आंसर दे। जो लिक्विडेटर है वो गुड्स को बेच सकता, क्योंकि लिक्विडेटर किसके लिए अपॉइंट होगा, सेलर के लिए, और सेलर ने अभी तक के गुड्स दिए क्या बायर को, नहीं दिए बोले, तो लिक्विडेटर क्या कर सकता, गुड्स उठाएगा गुड्स बेच डालेगा। तो ये गुड्स दिख रहे हैं उसकी बैलेंस शीट में, किसकी, सेलर की, कहां पर, स्टॉक, नहीं समझा। तुम हो ही ना अपने माँ बाप का स्टॉक। समझ गए क्या, तो ऐसी बनेंगी अगेन, किसकी बैलेंस शीट बनाएंगे अपन, सेलर की ही बनेंगी डियर, लेकिन इस बार हुआ है अग्रीमेंट टू सेल, और अग्रीमेंट टू सेल होता है जनरली फ्यूचर गुड्स के लिए। देखो मैं बार बार एक स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहा हूं, जनरली, तो वो जनरल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं और कुछ, पर अपन अभी जनरल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर गुड्स है, फ्यूचर गुड्स का मतलब जो गुड्स अभी दुनिया में है ही नहीं, है ही नहीं। तो अगेन सेलर के, अगर वो गुड्स एक्सिस्टेंस में आ भी जाते तो सेलर के किधर दिखेंगे, वो स्टॉक में, मतलब सेलर के करंट असेट्स में कहीं पर भी कोई डेटर का नाम नहीं दिखेगा, स्टॉक में दिखेंगे गुड्स। तो अब हुआ सेलर इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट होने के बाद में सेलर के लिए अपॉइंट होगा ऑफिशियल असाइनी, दैट इज लिक्विडेटर। वो आएगा और वो सेलर का करंट असेट चेक करेगा, जिसमें उसको दिखेगा स्टॉक ऑफ गुड्स, तो क्या बेचेगा, गुड्स किसी और को। और लिक्विडेटर को ये करने का अधिकार है क्या, हाँ कोर्ट से ऑर्डर मिलता है उसको, पहली चीज, और उसके राइट्स बन जाते सेलर के राइट्स, मतलब जो सेलर्स के राइट्स थे वो लिक्विडेटर के राइट्स बन जाते। कैसे, तो अभी सेलर ने ओनरशिप दिया था क्या, नहीं दिया था, तो मतलब सेलर के पास ओनरशिप है इन गुड्स की, तो अल्टीमेटली किसको मिलेंगे ओनरशिप, लिक्विडेटर को, तो लिक्विडेटर ऑफिशियली इसको रीसेल कर सकता है, हेंस प्रूव्ड, समझा, श्योर, पढ़ लो वहां पर, वहां प्राइस क्लेम नहीं हो पाएंगी, गुड्स रिकवर हो जाएंगे। द ऑफिशियल असाइनी विल अक्वायर कंट्रोल ओवर दी गुड्स, इधर अग्रीमेंट टू सेल में देखना है, बट द प्राइस विल नॉट बी, आया अब समझ में। तो अब अगला वाला मैं उम्मीद करता हूं तुम बताएंगे, क्योंकि वहां इंसॉल्वेंट होगा हमारा बायर। चलो बताइए, इस बार इंसॉल्वेंट हुआ है बायर, ये पॉइंट को भूलना मत, और उस हिसाब से बताओ कि सेल में क्या होगा और अग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा, बताओ। और इसमें ऑब्वियसली तुम बैलेंस शीट किसकी बनाएंगे, बायर की बनाओगे। अब सेलर की जरूरत नहीं है, ऊपर सेलर इंसॉल्वेंट था इसके लिए हम बैलेंस शीट भी सेलर की देख रहे थे, क्योंकि ऑफिशियल लिक्विडेटर सेलर से काम करता था वहां, लेकिन अब इंसॉल्वेंट हो रहा बायर, तो यहाँ पर ऑफिशियल असाइन या लिक्विडेटर अपॉइंट होगा किसके लिए, बायर के लिए, तो सब कुछ देखा जाएगा इन द बैलेंस शीट ऑफ, तो अपन यहाँ लिख देते बी की बैलेंस शीट, समझ में आया। बताइए, बोल अन्वी, स्टेप बाय स्टेप बताना, बोल। ओनरशिप मिल गया, पोजेशन भी मिल गया, किसके, बायर का असेट कॉलम, उसमें क्या करूं मैं, क्या लिखूं, ओके, तो असेट कॉलम में नजर आएंगे गुड्स, बरोबर बोल रही हो, गुड्स आ गए,
जब ये बायर इंसॉल्वेंट होगा तो ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट होगा, और फिर वो देखिए कॉलम में मतलब उसको कर रहेगा, मतलब ये गुड्स वो बेच देगा किसी और को। समझ में आया? मतलब यहाँ पर होगा एक्विजिशन ऑफ गुड्स, ऑफिशियल असाइनी क्या उठाएगा? बायर के गुड्स उठाएंगे। समझ में आया क्या? he will have control over the goods। समझा? दूसरा वाला कौन बता रहा? अग्रीमेंट टू सेल। बहुत इजी है ये तो, बहुत इजी, ज्यादा माथा ही नहीं लगाना है। तू डायरेक्ट आंसर दे सकता क्या इसका? स्टेप बाय स्टेप नहीं चाहिए, डायरेक्ट बता दे अग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा, बायर इंसॉल्वेंट हुआ तो क्या होगा, तू बता। ये तो एक चीज हो गई, दूसरी प्राइस वाइज कुछ भी रिकवरेबल नहीं है ना, बायर है ना वो। समझ रहा? उसका ज्यादा से ज्यादा अग्रीमेंट हुआ था सेलर से, लेकिन गुड्स आए थे क्या? प्राइस का कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं होता उसमें टेक्निकली जाए तो। आया क्या समझ? तो अग्रीमेंट टू सेल जिसमें ए और बी के बीच में सिर्फ एक अग्रीमेंट तय हुआ था। समझ रहे क्या हुआ था? कि हाँ हम ये गुड्स का लेन देन करेंगे, ऐसा सब कुछ लिख करके उन्होंने साइन कर दिया था, लेकिन ना एक्चुअली बी को गुड्स रिसीव हुए ना ए ने गुड्स उसको दिए। अब अगर बायर इंसॉल्वेंट हुआ तो कुछ भी रिकवरेबल नहीं रहेगा। आया समझ? पढ़ लेते। द ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स एज वेल एज प्राइस। हाँ, लेकिन एक कंडीशन हो सकती, अगर बायर ने एडवांस पेमेंट कर दिया था तो वो उसके लिए असेट ही तो है। आउटस्टैंडिंग्स आर लाइबिलिटीज बट एडवांस पेमेंट्स आर असेट। प्रीपेड, बराबर बोला ना? गलत बोला के कुछ? अकाउंट्स का रूल भी बराबर लगाए कि नहीं सारे? आता ना थोड़ा सा? अरे मेरे को नहीं आता। अच्छा, चल हो गया फिर। देखो बहुत धीरे धीरे पढ़ा है मैंने ये, मतलब पूरा अपन ने उसी में टाइम यूटिलाइज कर लिया, आधी पौना घंटा आज का। तो अब मैं ये देखूंगा पेपर में कि तुमने अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी की है, अब क्योंकि मैं वहां लिखूंगा गधे हो, ऐसा लिखूंगा मैं वहां पर। मेरे को इसमें तिनके भर की भी मिस्टेक नहीं चाहिए। ये पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो उसमें आउट ऑफ मिलना चाहिए, इतना श्योरिटी होना चाहिए। 4 में से 4, 5 में से 5, जो भी मार्क्स के लिए आएगा मेरे को पूरे चाहिए आउट ऑफ। एक वर्ड भी इधर उधर नहीं करेंगे तुम, ठीक है? कोई नहीं पढ़ाता 5 घंटे तक के एक ही डिफरेंस बिटवीन ठीक है ना? हाँ, इसके साथ खेला मत करना। चल आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। बड़ा सिंपल है, हायर परचेज। किसी को पता होगा तो बता दो, डायरेक्ट डायरेक्ट हायर परचेज क्या रहता? ऑब्वियसली पूरा डिटेल मैं बताऊंगा, लेकिन ऐसे ऊपरा ऊपरी जो तुमको पता होगा वो बता दो, बिना पढ़े बताना। है पता कुछ? हायर परचेज मालूम है कुछ? नहीं? ए, नहीं पता कुछ भी? पता है क्या कुछ? लॉन्डो को पता होना चाहिए यार। नहीं, सच में नहीं? हायर परचेज का मतलब होता थिंग्स विच आर परचेज्ड ऑन ईएमआई, इंस्टॉलमेंट्स में। क्या समझ में आ गया? तुमको समझा क्या? ईएमआई समझता क्या? बताओ ईएमआई क्या है? लॉन्ग फॉर्म मत बताना। किश्तों, हाँ वो समझ गया किश्तों में बेटा, वो तो मैंने ही बोल दिया ना। टेंस बता फिर, हायर परचेज का कंपैरिजन कैसा होगा सेल के साथ में? पढ़ मत, कुछ कहीं पे भी देख, तू बस देख मत बुक में। वो तो ठीक है ना,
लेकिन क्या फर्क रहेगा उसका और हायर परचेज का, सेल का और हायर परचेज का क्या डिफरेंस रहेगा, तुम सोचो ना, सोच सोच के बोलो, गड़बड़ बोलेंगे थोड़ा सा मैं ठीक कर दूंगा। सेल में एक बार में गुड्स चले जाते सर, और एक बार में पैसे भी आ जाते, तो उसमें इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती। हायर परचेज में क्या होगा, अनुज अनुज बताएगा। हाँ जिससे अपन वो कंपनी से लेके जो ईएमआई पे करती है उनके पास में ओनरशिप चली जाती। तू डायरेक्ट जवाब दे दे, मैं समझ जाऊंगा तेरी बात, तू डायरेक्ट बोल दे। हाँ उसके बाद आएंगी ओनरशिप की इंस्टॉलमेंट्स में थोड़ी थोड़ी करके मिलेंगी, मतलब सारी इंस्टॉलमेंट्स भरने के बाद ओनरशिप मिलेंगी। सही बोला एकदम, पहला पॉइंट है ही ये डिफरेंस का पहला पॉइंट है। ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, और सेल के केस में द ओनरशिप विल बी इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू द बायर बिकॉज देयर इज नो इंस्टॉलमेंट। आएगा समझ? ठीक है, अब मैं समझा देता कैसा चलता वो या कैसा कॉन्सेप्ट है। ध्यान देना रे बाबा, एक ही बार बताऊंगा मैं, और बहुत इजी भी है, एक ही बार में समझ भी आता हूं। तो ये रही कोई टकली, लिख भी देते उसका नाम टकलीच है। हाँ हर बार बेचारे ऐसे मेल पर्सन को अपन जलील करते, आज थोड़ा सा एक लड़की को जलील करेंगे, उसका नाम क्या है। हाँ टकली ही बोलेंगे तुम उसको, ठीक है, मैं पूछूंगा कुछ भी तो तुम जवाब में भी उसको टकली नाम से ही रेफर करेंगे, समझ में आया, टकली। ठीक है ऐसा कोई गाली नहीं है, टकली टकली बोले तो बाल्ड, बॉल्ड, इसको बाल नहीं है। हाँ अब मेरे को लगा, मैं बोल ही रहा था ये पॉइंट अभी कि ये मत बोल देना कि उसको कैंसर है, थेरेपी चालू है उसकी, बाल चले गए उसके बुरे, नहीं ऐसा कोई नहीं बोलेगा, अब बोल दिया। तो टकली एक दिन उसको बहुत ऐसी इच्छा हो गई, तो वो एक बड़े से शोरूम में चली गई, समझ रहा है क्या। सिंबल सही बनाया क्या मैंने, अभी सोचो, मर्सिडीज का सिंबल सोचो, सही है क्या। अरे रे रे वो भी नहीं मालूम तुमको, अरे क्या काम के हुए तुम फिर, सही है। चले जाने दो, टकली का मन बदल गया, उसको डिजाइन पसंद नहीं आया, तो टकली किधर गई अब, BMW, ये तो मालूम है ना अब, ठीक है। तो टकली गई शोरूम में, ऑब्वियसली टकली के पास में इतना पैसा नहीं, नहीं तो वो टकली नहीं होती थी, मतलब वो टकली क्यों होती थी, वो बाल नहीं लगाती थी। तो टकली गई BMW के शोरूम में, उसको एक गाड़ी भी पसंद आई, टकली ने बोला कितने की है, तो शोरूम वालों ने बताया प्राइस कुछ तो भी, वो छोड़ दो, अपने को प्राइस का कोई लेन देन नहीं। टकली बोले बजाज फाइनेंस होता क्या। तो ऑब्वियसली शोरूम वाले ने भी ऐसे ही किया जो तुमने अभी किया, हंस दिए बेचारे, तो बजाज फाइनेंस नहीं होता मैडम, लेकिन आपका हम लोन करवा के दे सकते कोई बैंक वैंक के साथ में। टकली बोले डन, टकली का एक बैंक है, मतलब खुद का नहीं है, बैंक में खाता है, उसका डिटेल सब सबमिट किया उसने, ITR सबमिट किया, BMW वाले ने बोला मैडम लोन मिलता आपको। तो टकली ने पूछा कौन सी बैंक लोन ऑफर कर रही भाई मेरे को, कौन सी है वो बैंक जिसको मैं पसंद आ गई। राइट, देखा कर्मा, ठीक। तो HDFC बैंक से लोन हो जाएगा बोले आपका, इसका, टकली का, टकली खुश, टकली गई वही, वो आजकल उड़ाते नहीं कपड़ा,
पीछे एक आदमी रहता खींचने के लिए, है ना, वो दिखता ही नहीं। फिर बाद में इंस्टाग्राम पे उसकी अलग से एक रील आती, बेचारे देखो वर्कर्स, वो बेचारे पीछे से पर्दा खींचते थे गाड़ियों पे, समझा। तो टकली ने वो सब करवाया, वीडियो शूट हुआ बढ़िया एकदम, ठीक है। फिर टकली को गाड़ी की चाबी दी शोरूम वालों ने। गाड़ी की चाबी इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी। तो टकली को मिली गाड़ी, क्या मिली? देखो अब गाड़ी कैसी भी हो सकती है, हाँ? अब BMW थोड़ी बनाते बैठूंगा यार मैं वहां, ठीक है। तो टकली को हाथ गाड़ी, ओके। टकली को मिली गाड़ी, ये समझ गया, गाड़ी और गाड़ी की चाबी। टकली बोले यार सर गाड़ी खरीदी मैंने, मेरे को ओनरशिप के कागजात तो दो। तो फिर BMW वाले शोरूम वाले बोले टकली तूने गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ली बेटा, है ना, तो तेरे को गाड़ी मिलेंगी, चाबी भी मिलेंगी, लेकिन ओनरशिप। तो टकली बोले फिर ओनरशिप आपने दिए किसको? कागज पे साइन तो बड़े लिए थे मेरे से। तो बोले ओनरशिप जाएगी बैंक। किसको गई ओनरशिप? आया समझ में? टकली बोले ठीक है, एक ही बात है, बोले अपने घर का बैंक है ना। तो टकली बोले ठीक है, बोले कोई बात नहीं। गाड़ी का पोजेशन गया टकली के पास, ठीक है, पक्का। BMW को क्या मिला? पूरे पैसे मिल गए उसी दिन। किससे? लोन का मतलब वही होता, शोरूम वाले ने गाड़ी भी दे दी, गाड़ी की ओनरशिप भी देती और पैसे भी मिल गए। शोरूम वाले का काम खत्म, सेल शोरूम वाले के हिसाब से हो गया खत्म। अब कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच बचा है? तुम नाम बोलेंगे, HDFC और, जोर से बोलो, अकेली श्रेया जोशी बोलेंगे अब। हाँ हाँ बोलना तो वापस एक और बार, हमको नहीं समझ आया, नहीं समझ आया ना बेटा तुमको, किसी को नहीं आया, देख बोल। हाँ HDFC और, हाँ क्या बोल रही वो, पता नहीं ना। देख बाजू वाली को सुनाई नहीं दे रहा बेटा, बोल जल्दी। जोर से बोल, ये जोर से नहीं था, बोल जल्दी। HDFC टकली, अरे यार ठीक है सब बोलेंगे, HDFC और के बीच में बचा अब कॉन्ट्रैक्ट, समझ आए। शोरूम का अब कोई लेना देना नहीं बचा, शोरूम वाले को पैसे मिल गए, हाउ। शोरूम वाले ने पोजेशन दे दिया गाड़ी का, हाउ। शोरूम वाले ने ओनरशिप भी दे दी, हाउ। तो शोरूम वाले के पार्ट से सेल खत्म हो चुका है, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट बचा है टकली और बैंक के बीच में, समझ में आया। और अब जब तक के टकली उसके इंस्टॉलमेंट्स पूरे नहीं भर देती तब तक के HDFC बैंक से उसको ओनरशिप मिलने वाली नहीं। वो ओनरशिप के लिए लेना पड़ता NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, समझ में आया। और ये मिलेगा किसको? किसको? हाँ कब मिलेगा? जब कौन देंगी पूरे पैसे? हाँ वो टकली, ठीक है, जब पूरे पैसे चुका देंगी वो। आया क्या समझ राठी जी? पक्का? अगर टकली ने पूरे पैसे नहीं दिए तो आगे का बताओ। ओनरशिप बैंक के पास ही रहेंगी। किसको बेच देंगी? हाँ ऐसा तो बीच में का गायब भी कर दिया तूने। बैंक के पास में ओनरशिप रहेंगी, BMW बेच देंगी। भाई बीच का पूरे सेंटेंसेस ही गायब हो गए। मैं बोला ऐसा कैसा? हाँ तो बैंक ओनरशिप खुद के पास रखेंगी, जिसके वजह से बैंक टकली से BMW वापस लेंगी, समझा गया। हाँ कर सकती, बैंक के पास में अधिकार है। वो एसेट बैंक के पास वापस आएंगी, बैंक एसेट रीसेल करेंगी, वहां से पैसे आएंगे और ये ट्रांजैक्शन
खत्म होगा। किसका सिबिल स्कोर खराब होगा? आया समझ? अब अगली बार जब टकली जाएंगी BMW में तो क्या होगा? हाँ, हका दे चल निकल टकली है ना? चलो समझ गया तुमको पक्का अच्छी से। तो पढ़ते फिर डिफरेंस, डायरेक्ट डिफरेंस पे आओ। वही 6 सब पॉइंट्स लिखे हुए डिफरेंस के ही पॉइंट्स है उसमें थ्योरी में। रेडी? पहला पॉइंट, टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इधर इमीडिएटली ट्रांसफर होती और इधर ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट्स। समझ गया? प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली एंड प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। इसके बाद पोजीशन ऑफ द पार्टी, सेल के केस में बायर का पोजीशन ओनर का रहेगा। अरे पूरा पैसा देके खरीद रहा ना, द पोजीशन ऑफ द बायर इज दैट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स। अग्रीमेंट टू सेल के जैसा रहेगा यहाँ पर। Position of the hirer is that of a bailey till he pays the last installment। मुझे बताओ इसमें से हायरर कौन है और हायरी कौन है? ऐसा कोई वर्ड नहीं रहता दुनिया में हायरी, लेकिन फिर भी हायरर कौन है बेटा? टकली हायरर है, वेरी गुड। और हायरी कौन है? HDFC बैंक इज द हायरी, बट उसको हायरी नहीं बोलने का, ठीक है? समझ आया? हाँ, सो हायरर इज टकली। तो टकली को जब तक के वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देती तब तक के टकली रहेंगी उस गाड़ी की बेली। क्या रहेंगी? बेली। हाँ हाँ हाँ। और बेली की एक जिम्मेदारी तुमको पता है क्या रहती है? हाँ, उसको अपने गुड्स के जैसा रखेंगी वो। समझ में आया? पक्का? मतलब टकली को उस गुड्स को संभाल कर रखना है एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव डन इन हिज ओन केस। नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरे को बताओ, सेल हो चुका है, बायर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता क्या? नहीं, हो गया ना सेल, पूरा कंप्लीट हो चुका। हायर परचेज में बायर टर्मिनेट कर सकता? क्यों? मत भर इंस्टॉलमेंट, टर्मिनेट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। उठा के लेके जाएंगे किसको? हाँ, गाड़ी को, टकली को नहीं BMW को उठा के लेके जाएंगे। समझ आया श्रेया? पक्का बेटा? देखो बुरा लग रहा, हम उसको टकली बुला रहे नहीं ना? ऐसे निर्दयी रे तू बेटा, ऐसे टकली बुला देगा किसी को भी, मजाक उड़ाएंगे अपन किसी का ऐसे। हाँ हाँ बोल रही हो, हाँ उड़ाएंगे ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज बाउंड टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स। समझ गया? ये टर्मिनेट नहीं कर सकता बट इज बाउंड टू पे द प्राइस। समझ में आया? कौन? बायर। और ये कौन सा कॉलम है? सेल। हायरर में, हायरर कौन? तो द टकली में इफ ही सो लाइक्स टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स टू इट्स ओनर। हु इज द ओनर? बैंक। बैंक को गुड्स दे देंगी, गुड्स बोले तो BMW, बैंक को जाएंगी विदाउट एनी लाइबिलिटी टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स। समझ में आया? अब टकली के ऊपर कोई जिम्मेदारी इंस्टॉलमेंट्स पे करने की, लेकिन टकली का सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, अगली बार लोन लेने में बहुत मुश्किल होगी। आया समझ में सबके? रुटे आगे, बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। दोनों भी सिचुएशन के हिसाब से सोचो, बिना पढ़े सोचो कि अगर बायर इंसॉल्वेंट हुआ तो सेल के केस में तो वही होगा जो पहले हुआ था। क्या होगा? वो गुड्स को बेच सकता। कौन? लिक्विडेटर। द सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। अब ये सेलर का लॉस क्यों लिख रहे हैं? सोचो, सेल के केस में वो लिख रहे हैं द सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। वो ऐसा सोच के चल रहे, वहां पर डीम्ड है कि गुड्स गए हैं बायर को, ओनरशिप भी दे दी, पैसे आने बाकी है। आया समझ? उस हिसाब से सेलर का लॉस हो रहा है मॉनिटरी। आया समझ? अभी उस हिसाब से सोचना है। और ऐसे ही हिसाब से सोचो हायर परचेज में, तो देखो द ओनर टेक्स नो सच रिस्क। ओनर कौन? HDFC बैंक।
द बैंक टेक्स नो सच रिस्क फॉर इफ द हायरर फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट द ओनर हैज राइट टू टेक बैक दी गुड्स। ठीक है, बोले मत भर इंस्टॉलमेंट, जितने भरे उतने वैसे भी फोरफिट हो गया अमाउंट, डाउन पेमेंट तो वैसे भी करना ही पड़ता, वो भी फोरफिट हो गया अमाउंट, और गाड़ी तो हम उठा के लेके जाएंगे क्योंकि गाड़ी के मालक हम हैं, ओनर कौन है गाड़ी का? बैंक। तो बैंक उठा के लेके, बैंक का कोई नुकसान नहीं है। सो द ओनर टेक्स नो सच रिस्क। समझ आया क्या? ओनर के पास है चार्ज ऑन असेट, समझ रहा? पक्का लोन दिया है ना तुमने टकली को, तो एचडीएफसी बैंक के पास में एक तरीके से गाड़ी के पेपर्स गिरवी है। एचडीएफसी बैंक को इंस्टॉलमेंट्स जितने मिले उतने पैसे जमा, डाउन पेमेंट के पैसे जमा, और प्लस गाड़ी का पोजीशन भी मिलेगा। आया क्या समझ में? पक्का? आगे, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। सेल में ट्रांसफर हो जाएगा टाइटल, टाइटल बोले तो ओनरशिप। हायरर कैनॉट पास एनी टाइटल इवन टू अ बोनाफाइड परचेजर। मतलब जिसके पास बीएमडब्ल्यू है, टकली चला रही ना बीएमडब्ल्यू, टकली बीएमडब्ल्यू किसी को बेच, क्यों? ओनरशिप ही नहीं है उसके पास, टकली है वो, समझ? और सेल के केस में बायर को ओनरशिप मिल जाती तो बायर किसी को भी और को ओनरशिप दे सकता। आगे, रीसेल तुम ही बता दो बिना देखे, सेल में रीसेल हो सकता? हाउ? लेकिन हायर परचेज में रीसेल, यही तो गड़बड़ कर रहे तुम। ओनर रीसेल कर सकता हायर परचेज में भी, ओनर कौन रहता? बैंक। हायर परचेजर कैन नॉट रीसेल unless he has paid all the installments, but the bank can resell। समझ में आया? तो तुम्हारा पॉइंट सही है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर। ठीक है, तो सेल में बायर कैन रीसेल द गुड्स, बराबर बोला तुमने एकदम। एंड हायर परचेज में द हायर परचेजर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, ये भी तुमने एकदम सही बोला। मैंने एक्सेप्शन ज्यादा का बता दिया, बट समझा? पक्का? अच्छे से एकदम? प्रॉब्लम है क्या कोई? आगे, अब आता मेरा फेवरेट पार्ट, सेल और बेलमेंट। बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ स्टेटमेंट्स देखे, सेल और बेलमेंट के जो डिफरेंस समझ में आते बग डालो, जो समझ आता हो, जो भी, जो मन में आया बगो। पेपर में से अच्छा यहां कर लो। सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती, बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, बराबर। और कमान यार, बेलमेंट पता है तुमको? बेलमेंट में पोजेशन जाता है, ओनरशिप नहीं जाती, ऑब्वियस ही बात है। और सेल के केस में पूरी ओनरशिप चली जाती, पूरे राइट्स चले जाते बायर को। एक पॉइंट यही मिल रहा है तुमको, दोनों पॉइंट्स में एक पॉइंट छुपा हुआ है, और वो भी एकदम 5-6 पॉइंट है वो। बोल अनुज। अगर सेल में चलेगा और पार्टीशन वो उसके लेके उसके बाद में पड़ा है, तब वो कुछ तो डैमेज हुआ तो वो सेलर की जिम्मेदारी नहीं, मतलब जिसने खरीदा उसकी जिम्मेदारी नहीं, वो रिस्क फॉलोज ओनरशिप के हिसाब से सेल के केस में अगर सेलर के पास में गुड्स का पोजेशन है लेकिन ओनरशिप बायर के पास में है, तो हम बायर के ऊपर रिस्क डालेंगे सारा। और बेलमेंट में रिस्क किसका रहेगा? बेलर का ही रहेगा। क्यों रहेगा बेलर का रिस्क? क्योंकि ओनर कौन है? बेलर। तो रिस्क फॉलोज ओनरशिप का कंसेप्ट लगा रहे तुम, बरोबर। और कुछ? सेल में गुड्स रिटर्न नहीं करने की जरूरत, बेलमेंट में रिटर्न करने पड़ते हैं, डेफिनेशन में लिखा हुआ है ये बेलमेंट के। सेल में बायर के पास अधिकार है कि वो गुड्स को फर्दर सेल कर सकता है, लेकिन बेलमेंट में किसके पास ये अधिकार नहीं है? किसके पास? बेली के पास ये अधिकार नहीं है कि वो फर्दर सेल कर पाएगा। और कुछ? कमान यार, 5-6 पॉइंट्स नहीं बोल रहे तुम, एकदम 5-6 पॉइंट्स। हाँ और क्या तो बोलना। सेल में सेलर और बायर रहता, बेलमेंट में बेलर और बेल ही रहे। अबे सच में ये पॉइंट है? हाँ अबे देख लिए है, देख रहे नीचे, देखो मत उधर 3 ही पॉइंट्स लिखे उन्होंने, तुमने अभी तक बता दिया ऑलरेडी 5, फिर काउंट करवा दो अगला। और कुछ याद में आ रहा?
मैन ऑफ ऑर्डिनरी बेली के ऊपर मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस की ड्यूटी है। हाँ, और सेल में बेली नहीं है ना, बायर है, उसी को गुड्स का ध्यान रखना पड़ेगा और वही गुड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। और कुछ? सेल में कंसीडरेशन नेसेसरी होता है और वेरी गुड, सेल में कंसिडरेशन नेसेसिटी है, बेलमेंट में नहीं है। ये तो बात तुमको बहुत बचपन से मालूम है। कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर यूनिट नंबर 2, consideration not necessary to create certain contracts, agreement arising out of natural love and affection, past voluntary services, gift, bailment, agency। आया तो बेलमेंट आया था, उसमें सेक्शन भी आया था बेलमेंट का। रहने दो, रहने दो, रहने दो, सेक्शन मत बताओ, कोई बात नहीं। तो क्या अच्छा बताया हुआ पॉइंट खराब कर देंगे तुम। हाँ, है ना, सेक्शन मत बताओ, कोई बात नहीं। स्टेटमेंट बराबर बोला कि बेलमेंट के अंदर कंसिडरेशन नेसेसिटी नहीं है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। सेल के केस में कंसिडरेशन कंपलसरी है, होना ही चाहिए। और कुछ ध्यान में आ रहा? और कुछ? तो मोस्ट कॉमनली पॉइंट्स तुमने सारे बता ही दिए। कुछ और ध्यान में आ रहा तो बोल दो, नहीं तो आगे बढ़ते। नहीं बोल ले, ध्यान में आ रहा होगा कुछ तो। गलत ही होगा ना, मैं करेक्ट कर दूंगा। नहीं, ठीक, बढ़ते फिर आगे। अब निकालो डिफरेंस, डायरेक्ट डिफरेंस ही निकालना, वो अगेन वही एक्सप्लेनेशन देते रहते ऊपर पैराग्राफ में। सेल, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सही है, यही बोला तुमने। प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप। बेलमेंट में देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ possession of goods from the bailor to the bailee for any of the reasons like safe custody, संभाल कर रखने के लिए, कैरिएज बोले तो भाड़े से देने के लिए, तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन का पूरा बताया है तुमको। उसमें बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ये भी बोला था। लेकिन टेम्पररी ओनरशिप देते तुम उधर, आए याद, वो डीएम के लिए बताया था, मोटर चिट्ठी, करेक्ट। आगे, सो इट इज अ ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी। हो गया, प्रॉपर्टी भी समझा दी मैंने बोला था जनरल प्रॉपर्टी और एक दूसरी रहती स्पेशल प्रॉपर्टी। सेल के केस में इट इज ऑलवेज जनरल प्रॉपर्टी, ऑलवेज जनरल प्रॉपर्टी, बट स्पेशल प्रॉपर्टी इज इन द केस ऑफ बेलमेंट एज वेल एज प्लेज। समझ आया? जब आप कोई चीज मॉर्गेज रखते हो, मॉर्गेज समझता है, गिरवी रखते हो, तो आप ये चीज जैसे मैं गिरवी रख रहा हूं, तो जिसके पास मैं ये गिरवी रख रहा हूं उसको मैंने स्पेशल प्रॉपर्टी दिया हूं, जनरल नहीं। मतलब उसको पूरी ओनरशिप है क्या? नहीं, स्पेशल ओनरशिप है कि ये तेरे पास में रखे रहने दे, सेफ कस्टडी, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि कल को अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो हम देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन अगर मैंने पैसे दे दिए तो तुझे ये गुड्स मुझे वापस देने पड़ेंगे। तो दिस इज काइंड ऑफ स्पेशल चीज। समझ में आया क्या? तुमने उसको होल एंड सोल ओनरशिप नहीं दे दी, कंप्लीटली नहीं दे दिया उसको सब कुछ। कुछ राइट्स अभी भी अपने पास रखे हुए हैं, कुछ राइट्स तुमने उसको दिए। तो जब आप कुछ राइट्स देते हो तो उसको बोलते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? बट इफ यू आर गिविंग एवरीथिंग, एवरी सिंगल राइट यू आर गिविंग और ट्रांसफरिंग टू समवन, देन इट इज अ जनरल प्रॉपर्टी। समझ में आया क्या? अगर सेलर सारे अधिकार दे देता है बायर को, तो बायर को क्या मिला? जनरल प्रॉपर्टी मिल गई। समझ में आया? और अगर किसी बेलर ने या प्लेजर ने प्लेजी के पास या बेली के पास गुड्स गिरवी रखे हैं या उसको संभालने के लिए दिए हैं, तो उसने पूरी ओनरशिप ट्रांसफर कुछ अधिकार दिए हैं। जैसे जब मैं मोबाइल वाले को अपना दुकान नहीं, मोबाइल वाले को अपना मोबाइल देता हूं रिपेयर करने के लिए, तो मैं उसको अधिकार दे रहा हूं कि तू मेरे फोन में छेड़छाड़ कर सकता है। छेड़छाड़ बोले तो भाई, तो स्क्रीन ओपन कर सकता है, बैक पैनल ओपन कर सकता है, रिपेयर करने के लिए तुझे जो ठीक लगे वो तू कर सकता है। तो मैंने उसको अधिकार दे दिए ये करने के, लेकिन उसको मैंने बेचा है क्या फोन? नहीं। ऐसा समझ गया? होश में हो? पक्का? रिटर्न ऑफ गुड्स, द रिटर्न ऑफ गुड्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट पॉसिबल। रिटर्न ऑफ गुड्स इन सेल इज नॉट पॉसिबल, बट ऑब्वियसली बेलमेंट में तो रिटर्न होंगे ही। So the bailee must return the goods to the bailor on the accomplishment of the purpose। अब पर्पस कुछ भी हो सकता है। अगेन उन्होंने दो पर्पस ऊपर बताए थे, सेफ कस्टडी और कैरिएज। तो रेंट, रिपेयर, सेफ कस्टडी, कैरिएज, ये सब चीजें आती बेलमेंट में। तो जैसी पर्पस पूरा हो गया, बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेलर को अपने गुड्स वापस, हाँ समझ में आया?
कंफर्म, कंसिडरेशन होता है, हो भी सकता है, ग्रेशियस और समझ में आया? तुमने ही तो बता दिए थे सब कुछ। पक्का? श्योर? प्रॉब्लम कोई? एक चीज है कि आगे अब जब अपन पढ़ेंगे फ्यूचर में, यूनिट्स को आगे बढ़ाएंगे, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, इसमें ज्यादातर रिलेशन आएगा सेल और बेलमेंट का। एक जगह पर हायर परचेज का रिलेशन आएगा, एक ही जगह पर, एक ही छोटे से कंसेप्ट में आएगा हायर परचेज का काम। बाकी ओवरऑल तुमको सेल 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 ही मिलने वाला है, अग्रीमेंट टू सेल मिलेगा और बेलमेंट थोड़ा सा मिलेगा, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट है बेलमेंट और सेल। मैंने बोला था ना, बेलमेंट जन्म सेल में से ही लेता, ऐसा है। ठीक है, पक्का? सब कुछ समझ गया? तीनों डिफरेंस होमवर्क है तुम्हारा, तीनों डिफरेंस कल शाम तक लिख के लाएंगे आप। हाँ, नहीं नहीं, वो जो साउंड आया वो किसने किया है? चक वाला तूने नहीं किया ना बेटा? तू ही ने बेटा? वो फिर इतने एरिया में से साउंड आया चक चक का, ऐसा। तो डिफरेंस बिटवीन 4 बार चक्का है ना, तो जिसने किया उसको 2 बार, हमेशा की तरह। कल की कल 2 बार, तीनों भी डिफरेंस। होमवर्क याद नहीं रहता बेटा तुमको, तो टिक करके और लिख के रख लो। त्रुटि सब बढ़िया, कोई टेंशन? पानी वानी चाहिए तेरे को? नहीं, मैं देने भी नहीं वाला था, मेरे पास बॉटल थोड़ी है पानी देने के लिए। सेल और अग्रीमेंट टू सेल, सेल और हायर परचेज, सेल और बेलमेंट, तीनों अलग अलग डिफरेंसेस 2-2 बार ईच लिखने हैं सुबह शाम। आज शाम में एक लिख लेना, कल सुबह लिख लेना दूसरा, समझा? और मेरे पेशेंट, समझता नहीं तुमको, जोक ही नहीं समझ, इंटेलिजेंट नहीं हो तुम बिल्कुल। हो गया क्या यहाँ पर सब खत्म? वर्क एंड लेबर का कॉन्ट्रैक्ट सेल में आता क्या? वर्क एंड लेबर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है कि गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है? तो सेल में आएगा क्या? हो गया खत्म पैराग्राफ। A contract of sale of goods is one in which some goods are sold at or are to be sold for certain price, but where no goods are sold. Service contract में goods बेचे जाते क्या? नहीं. And there is only the doing or rendering of some work of labor, then the contract is only of work and labor and not of sales of goods. हम पढ़ रहे सेल ऑफ गुड्स है, तो सेल ऑफ गुड्स में ऑब्वियसली लेबर के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आते। समझ में आया क्या? हाँ, लेकिन एक चीज है कि सर्विस और लेबर के कॉन्ट्रैक्ट को या एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बुला सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स नहीं बुला सकते ना, ऑब्वियस सी बात। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है क्योंकि बेचा जाता है, सर्विस भी बेची जाती है ना भाई। मैं सर्विस बेच रहा हूं तुमको और तुमसे बदले में, एग्जैक्टली आया क्या समझ? तो इट इज ऑल्सो सेलिंग ऑफ सर्विसेस, तो यू कैन से इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बट यू कांट से इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। फर्क समझा? पक्का? तो ये कंफ्यूजन मत रखना। हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स, उसमें तो ऑब्वियसली वर्क एंड लेबर इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि वर्क एंड लेबर इज नॉट गुड्स। समझ में आया क्या? इनटेंजिबल है ना माता? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आती क्या इसमें गुड्स में? हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या रहती? नहीं ना, ये नहीं पूछेंगी ना बेटा, कि पूछेंगी? आईपीआर क्या रहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हाँ, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब रहेंगे
इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, हाँ ये गुड्स में आते, हाँ आते, हाँ बोल रहा हूँ मैं आते, ठीक है, पढ़ा भी है हमने, शुरुआत में थियोरी है, ठीक है, आते, हाँ गुड्स है, भले ही इंटेंजिबल, डेफिनेशन कहीं भी इंटेंजिबिलिटी के लिए कुछ नहीं बोलती, टैंजिबल और इंटेंजिबल वर्ड का इस्तेमाल नहीं है डेफिनेशन में, गुड्स की डेफिनेशन में, गुड्स की डेफिनेशन में सिर्फ मूवेबल वाली चीज का डिफरेंस बताया हुआ है, मतलब मूवेबल इमूवेबल के लिए बोला गया है, तो स्पेसिफिकली मूवेबल चीजें इंक्लूड होती, गुडविल और कॉपीराइट और ट्रेडमार्क पेटेंट सब कुछ मूवेबल है, अब उसका एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट है, मतलब उसकी ओनरशिप बदलती, आप गुडविल बेच सकते हो, पार्टनरशिप में बेचे ही होंगे ना, इज्जता पार्टनर्स की हाँ, और पेटेंट कॉपीराइट भी बेचे जाते हैं, पक्का, किताबें पढ़ने का शौक है किसी को, यही नहीं पढ़ी जा रही बोले सर दूसरी कहाँ पढ़ेंगे, है क्या किसी को, बुक्स पढ़ते हो, कोई नॉवेल वगैरह है घर पे, अरे क्या करते रहे तुम जीवन में, कार्टून तुमने देखे नहीं, नहीं नहीं नहीं, उसमें भी तुम थोड़ा तुम ब्लैंक हो जाते, ऐसा बोलो, चार्ली ज़ार्ड कौन था, है मालूम है तुमको, आपके टाइम का नहीं है वो, कोई जमाने का नहीं है, पोकेमॉन नहीं देखा क्या तूने, तो फिर नॉनसेंस, हाँ नहीं तो वो भी नहीं मालूम तुमको, कुछ पता नहीं है तुमको दुनिया में क्या है, ठीक है तुमने जीवन का इतना टाइम बर्बाद, अबे 17 साल के हो गए ना तुम, 17 साल में कुछ ढंग का नहीं किए क्या कभी जीवन में, नहीं, नहीं ना, नहीं, अच्छा यूट्यूब वीडियोस देखते हो, वो भी नहीं देखते, तो अक्सर तुमने देखा होगा कि अगर कोई यूट्यूब वीडियो चल रहा है और उसमें अगर कोई दूसरे किसी बॉलीवुड मूवी का सॉन्ग निकाला गया होगा, लगाया गया होगा, तो वो म्यूट हो जाता, क्यों म्यूट करते, कॉपीराइट की वजह से, कॉपीराइट इश्यूज आते ना, इसके लिए उसको म्यूट कर देते, आया क्या समझ में, वहां पर मतलब उस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल ने कॉपीराइट्स नहीं खरीदे हैं, इस वजह से वो म्यूट करना पड़ता, समझा, नहीं तो यूट्यूब वाला वीडियो हटा देता, आया क्या समझ में, क्या बस ऑन ट्रेन बस, चलो आता नंतरचा, तो ये गोल्ड सिल्वर वाला अच्छा लग रहा मेरे को, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 17 हमारे यहाँ पे भी हुआ करते थे दो लोग, वेयर गोल्ड इज सप्लाइड टू अ गोल्ड स्मिथ, हु इज अ गोल्ड स्मिथ, सोनार गोल्ड स्मिथ रहता, हाँ तो उसका मतलब क्या है बेटा, मैं ये पूछ रहा, तुम ट्रांसलेशन क्यों बताते मेरे को, मीनिंग, हु इज अ गोल्ड स्मिथ, वो गोल्ड मेल्ट करके ऑर्नामेंट्स बनाता, ऐसा, दैट्स अ गोल्ड स्मिथ, राइट, हाँ, और प्रिपेयरिंग एन ऑर्नामेंट, देखो लिखा हुआ भी था आगे, क्या नॉनसेंस लोग हैं तुम, और व्हेन एन आर्टिस्ट इज आस्क्ड टू पेंट अ पिक्चर, हियर द बेसिक सब्सटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज द एक्सरसाइज ऑफ स्किल एंड लेबर, therefore it is a contract for work and labor, not a contract of sales of goods, क्या बजा, कौन बजा, किसका, किसी का तो बजा, बड़े यार मैं खुश हो गया था बेटे, चलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, सेक्शन 5, according to section 5 subsection 1 a contract of sale may be made in the following modes, in the any of the following modes, बड़ा इजी है, तुमको पढ़ के ही 5 चट लगेगा वो याद है, पहले जूते फिर पैसे, फिर पहले पैसे फिर जूते, फिर एक साइड के जूते के एक बार पैसे देंगे, दूसरे साइड के जूते के दूसरी बार में पैसे देंगे, इंस्टॉलमेंट्स, समझ आया, हाँ, तो जूते दो पैसे लो, या तो पैसे दो जूते लो, हाँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, पहला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल द गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच एन ऑफर, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस तो सबको समझता है, आगे, देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, हाथों हाथ लेके जा डिलीवरी, समझ में आया, इमीडिएट डिलीवरी, प्राइस के लिए कुछ बोला क्या,
ओनरशिप के लिए कुछ बोला क्या? तो फालतू के लिखना नहीं उसमें, सेकंड पॉइंट में सिर्फ क्या बोला है, इमीडिएट डिलीवरी। अंडरलाइन कर दो, चुपचाप लर्न कर लेना होता, अपना माथा मत लगाया करो, है भी नहीं, अरे लगाने के लिए ज्यादा। देयर में बी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, हाथों हाथ पैसा दे दिया, पैसा, बट इट मे बी अग्रीड दैट द डिलीवरी इज टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। मतलब क्या बाद में, जूते की पैसे, जूते बाद में मिलेंगे, पैसे पहले, समझ में आया? तो इमीडिएट पेमेंट ऑफ एंड फ्यूचर डेट पर डिलीवरी, समझ गया? देयर में बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एन इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस। एक हाथ दे, एक हाथ, सिंपल, समझा? तो एक हाथ से जूते ले लेंगे, दूसरे हाथ से पैसे देंगे। इट मे बी अग्रीड दैट द डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स। कोई एक साइड का जूता पहले, फिर दूसरे साइड का जूता, तो एक जूता देंगे तो आधे पैसे मिलेंगे, दूसरा जूता देंगे तो पूरे पैसे मिलेंगे। इसके ऊपर पूरी एक मूवी बनी हुई है, बदमाश कंपनी, पता है क्या? बताइए होगा किसी ने तो, यहाँ मालूम है मेरे को वो किसी ने कौन है। तुमने तो मूवी नहीं देखी होंगी, तुमको कहाँ टाइम मिलता पिक्चर देखने का। देखिए बदमाश कंपनी मूवी, वो बहुत सारी चीजें है, लेकिन एक्टर कौन रहते? अच्छा नहीं देखी मूवी, देखी पिक्चर, देखी, कौन रहता एक्टर? अरे बेटा रे, पिक्चर देखी, एक्टर याद नहीं है? तिवारी जी देखे क्या मूवी बदमाश कंपनी? नहीं ना? तो मेरे को मालूम है ना तुमको ये बदमाश कंपनी किसने बताया होगा, आई नो, मूवी नहीं देखी तुमने। आगे 5वें नंबर पे, तो इट मे बी अग्रीड दैट द डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स। डिलीवरी भी इंस्टॉलमेंट्स में, पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट्स में, या तो दोनों भी इंस्टॉलमेंट्स में, समझ गया? अब वो दोनों भी का मतलब तो तुमको समझ गया, डिलीवरी पूरी, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में, या तो पेमेंट पूरा, डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स में, और या तो दोनों भी इंस्टॉलमेंट्स में, समझा क्या? तो गाड़ी अगर इंस्टॉलमेंट पे खरीदी बोथ वाले पॉइंट के हिसाब से, तो थोड़े पैसे के बाद में एक स्टीयरिंग मिलेगा, थोड़े पैसे के बाद में गियर बॉक्स मिलेगा, थोड़े पैसे के बाद में एक चक्का, फिर दूसरा चक्का, फिर तीसरा चक्का, चक्का चक्का, हाँ, टायर टायर, हाँ It may be agreed that the delivery or payment or both are to be made at some future date. मतलब जूते भी बाद में और पैसे भी बाद में, लेकिन अग्रीमेंट आज। तो इसको क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट टू सेल। समझ आया? पक्की बात। आगे अब IMP सब्जेक्ट मैटर। अरे रुको, पहले मैं बता रहा पहले क्या IMP टिक करने का है। सेक्शन 7 और 8 को IMP टिक करो। स्पेसिफिक बोला है मैंने, सेक्शन 7 और 8 ऊपर का टिक मत करते बैठना। और असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस जो है ना, पीछे के पेज पे दिया हुआ है, उसमें तुम सेक्शन 9 को टिक कर दो IMP, और उसका जो नीचे एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 22, उसको IMP टिक करना, ठीक है? अरे हाउ कि नहीं? हाँ, कल नहीं पढ़ने वाले, आज ही है, टाइम है अपने पास अभी, है नहीं तो क्या है? Subject matter of the contract of sale. What is subject matter of contract of sale? Goods. Goods are the subject matter. ये लाइन गया था अपना, right? आगे existing or future goods. Section 6. The goods which form the subject matter of the contract of sale may be either existing goods or they can be future goods. मालूम है तुमको ये बात? फिर क्या बकवास करे? आगे There may be a contract for the sale of goods, the acquisition of which by the seller depends upon the contingency which may or may not happen. कौन से गुड्स की बात कर रहे हो? नॉनसेंस। आगे एग्जाम्पल 19। अरे नहीं तुमने नॉनसेंस हो, नॉनसेंस, वो बार बार एक ही चीज बताते रहते। एग्जाम्पल 19, a contract of sale of certain cloth to be manufactured, future tense, by a certain mill is a valid contract. Such contract are called as contingent contract, which depends upon the happening or non-happening of an specified. आगे There may be a contract of sale where the seller purports again, सोच रहा है, purports to effect a present sale of future goods, called as agreement to
सेल। अग्रीमेंट आज ही हो जाएगा, प्रेजेंट सेल कौन थे गुड्स का, तो गुड्स फ्यूचर बोल दिए, उसका क्या हो सकता, अग्रीमेंट टू सेल। सेल तो हो ही नहीं सकता, समझ में आया। आगे लिखा हुआ है सच कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट्स एज एन अग्रीमेंट टू सेल। समझ में आया, नॉनसेंस बातें करते हैं। हाँ अब अच्छा वाला पार्ट पढ़ेंगे अपन। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पेरिशिंग क्या समझता है तुमको, खराब हो रहे हैं मौसम की वजह से या वक्त की वजह से, है ना, तो उसका एक शेल्फ लाइफ होता है हर चीज का, उस हिसाब से। तो ज्यादातर के इसमें खाद्य पदार्थ आएंगे। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पॉइंट टू बी नोटेड, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही गुड्स खराब हो गए, ठीक है। लेकिन सेलर को भी इस बात का पता नहीं है और बायर को भी इस बात का पता नहीं है। इसकी गलती है, किसी की भी कोई गलती, समझ में आया क्या, पढ़ लो। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक एकदम पर्टिकुलर, ये वाले ही चाहिए ऐसा, समझा। द कॉन्ट्रैक्ट इज void कब, इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज, क्या बोला, किसका नॉलेज नहीं है, सेलर का भी और बायर का, ऑफ द सेलर हैव एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो सेलर को पता नहीं था कि गुड्स पेरिश हो चुके, पेरिश बोले तो हाँ खराब हो चुके हैं या तो खराब हो रहे हैं, मतलब वो ऑलरेडी सड़ना चालू हो चुके हैं ऐसा। और बिकम सो डैमेज दैट दे नो लॉन्गर आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, समझा। जैसे ही मैं बोलता हूं एप्पल, तुम्हारे दिमाग में क्या आता, फ्रेश लाल कलर का जूसी एप्पल, है ना, तो अपने दिमाग में हर चीज का एक इमेज बन जाता। जैसे अपन कुछ बोलते तो नो लॉन्गर आंसर टू द डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया कि अब वो अगर एप्पल एकदम सिकुड़ा हुआ है, बेचारा दुबला हो गया एकदम, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसी इमेज थी कि एप्पल की एकदम फ्रेश ताजा, है ना, लेकिन वो दे रहा है एकदम ही सड़ा भूसा, ठीक है, उसमें ऐसे फिंगरप्रिंट आ रहे हैं अरे दबा के देखते लोग, लोगों को लगता है वहां पे से बायोमेट्रिक है, एप्पल खुलेगा, नहीं खुलता। जोक्स थे यार, हंसना था इसके ऊपर, राइट, ठीक कोई बात नहीं। सो व्हेन द contract was made, perished or become so damaged that they no longer answer to their description given in the contract। मतलब देखो खराब का मतलब ऐसा नहीं रहता बहुत ही खराब, खराब में भी वेरिएशन है, थोड़ा खराब, थोड़ा ज्यादा खराब, पूरा खराब, समझ में आया, पक्का। तो थोड़ा खराब भी अगर है और अगर वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट यही हो जाएगा सीधा वॉइड। अब वो अगर बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट सीधा वॉइड है, तो ये सुपरवेनिंग जैसा ही हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। आया क्या कुछ याद, 4 पॉइंट्स थे उसमें, पक्का। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है ये, लिखना मत इधर, बस समझाने के लिए है। तो ना बायर की गलती ना, लेकिन नुकसान तो किसका हुआ, सेलर का, होगा ही ना बेचारे का, गुड सड़ गए ना उसके, तो नुकसान हुआ है, समझ आया। वो नुकसान का लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात बता दी मैंने पहले, बट इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ सेलर, नीदर इट इज द फॉल्ट ऑफ बायर। तो कोई किसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता। ब्रीच जैसा है क्या कुछ यहाँ पर, नहीं, समझ गया, इसलिए डायरेक्टली वो क्या वर्ड लिख सकते, वॉइड। आया समझ। A agrees to sell 50 bags of wheat stored in A's godown due to water lodging, बोले तो बहुत सारा पानी अंदर घुस गया, समझ गया। All the goods stored in the godown were destroyed, सड़ गए, अब उसकी बनेंगी आगे। At the time of agreement neither parties were aware of the fact। हाँ हाँ, चावल की भी बनती, गेहूं की भी, सड़े हुए गेहूं की भी बनती, सब सड़ी हुई चीजों का एक चीज बनता, मदिरा। मदिरा 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 कोई लड़की का नाम नहीं है, हाँ। मदिरा वो लिक्विड है जो आपको 7वें आसमान में पहुंचा देता हांडवी, तेरा ये क्वेश्चन है
होती अबे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पूछ रहे हैं वो कि किसी की कोई गलती है क्या इसमें, तो नहीं, जरूरी नहीं है कि सेलर को पता हो। अब सेलर 24 घंटे थोड़ी गुड्स पे ध्यान रखते रहता, समझ रही क्या तो बात को, ऐसे लेके थोड़ी बैठा हुआ रहता सेलर, मेरे गेहूं मेरे गेहूं मेरे गेहूं, नहीं ऐसे थोड़ी होता। वो रात को हो गया होगा, या तो फिर सेलर आधे घंटे पहले आया गोडाउन से, माल एकदम फ्रेश था, और आधे घंटे बाद ही पानी पानी हो गया बिल्कुल, समझा क्या। वो बेचारे सेलर की इसमें कोई गलती नहीं। तेरे को क्यों बेचारे सेलर को इल्जाम ठहराना है ना, तो तेरे इंटेंशन दिख रहे हैं मेरे को पूरे, सेलर खराब है उसको सजा दो, नहीं है इधर ऐसा कुछ। इवन सेक्शन 8 में भी ऐसे ही बताया जाए, समझ गया पर पूरा। वो वाटर लॉजिंग वाली सिचुएशन समझी। तो ड्यू टू वाटर लॉजिंग ऑल द गुड्स स्टोर्ड इन द गोडाउन वर डिस्ट्रॉयड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट। नीदर पार्टीज बोले तो ना सेलर ना बायर, नीदर बोला है। पार्टीज वर अवेयर ऑफ द फैक्ट द अग्रीमेंट इज void. ओके, नेक्स्ट सेक्शन 8, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर द अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल हो चुका है मगर सेल होना अभी और वो हो गए पेरिश। समझ आ, अरे यार लगी क्या बेटा, नहीं ना। आगे, where there is an agreement to sell, where there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or without any fault on the part of the buyer। अब बायर का तो क्या ही करेगा, सेलर के गोडाउन में गुड्स पड़े, बायर जाके वहां पर अब पानी थोड़ी डालेगा, सीधी बात है। तो बायर का तो कोई फॉल्ट होना पॉसिबल भी नहीं है, तो सेलर का फॉल्ट नहीं है ऐसा वो बोल रहे हैं क्लियरली। तो न बोले ना सेलर की गलती है ना ही, हाँ, and the goods perish or become so damaged so that they no longer answer to their description in the agreement before the risk passes to the buyer। agreement to sell बोला ना, सेल नहीं बोला उन्होंने, क्या बोला, agreement to sell हो चुका है लेकिन क्या होना बाकी है। तो इसके बीच में जो चल रहा है, वो सेलर और बायर के बीच में जो चल रहा है, उसमें ओनरशिप बायर को नहीं मिली। अरे यार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल चल रहा है यार, है ना, हाँ। तो उसमें बायर को ओनरशिप नहीं मिली, तो अगर गुड्स खराब हुए तो रिस्क फॉलोअर्स ओनरशिप का कंसेप्ट नहीं लगता बायर पे, तो बायर लायबल। समझ आया किसका नुकसान हो रहा है वापस, बुरा किसको लगेगा, क्योंकि ओनर कौन है, तीनों के जवाब क्या है। आगे, so that they no longer answer to their description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided and it becomes void। अगेन फिर से उन्होंने अग्रीमेंट को void ही बोला है, तो चाहे सेक्शन 7 अप्लाई हो या सेक्शन 8 अप्लाई हो, आपका आंसर रहेगा void। नीदर पार्टी इज एट फॉल्ट, मतलब दोनों भी से किसी भी पार्टी की कोई गलती नहीं है। पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स, ये मेरे को समझ में ही नहीं आता, कभी कभी है ना ये भी मदिरा पान करते हैं। हाँ देखो बताओ, फ्यूचर गुड्स है वो पेरिश हो रहे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे जैसे सॉरी, if the future goods are the destruction of such goods will amount to supervening impossibility and the contract shall become void। अभी मेरे को लॉजिक नहीं समझ आ रहा, बट ठीक है लिखा है बुक में, मान लो, हमारे लिए तो यही भगवत गीता है, मान लो, अब क्या ही कर सकते हैं, है वही। हाँ हो सकते फ्यूचर गुड्स फ्यूचर में पेरिश हो सकते हैं, मान लो, समझा। हम टाइम ट्रेवल करके देख के जाएंगे, टाइम ट्रैवल करेंगे अपन, फ्यूचर में जाएंगे, वहां देखेंगे अच्छा ये गुड्स जो है ये उग रहे थे, ये खराब हो गए, आ जाओ वापस, ठीक है, हाँ होते पेरिश होते, ठीक है, बता दिया मैंने, भूलेगी क्या। सेजल समझा क्या बेटा, देखो पक्का। अरे टमाटर आ गए, एग्जाम्पल 21, ए अग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ टमाटोस, क्या करेगा इतने टमाटर का, ऑन हिज लैंड नेक्स्ट ईयर। मतलब वो टमाटर उगे क्या, नहीं, पर उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो लैंड है इतना बड़ा, खेती वेती है मेरी, इसमें
100 टन टमाटर उगेंगे। मेरे को पहले 100 टन कितना होता है बताओ। बोलना 100 टन मतलब नहीं आता क्या? 1 लाख किलो बोल 1 लाख किलो। 100 टन बोले तो 1 लाख किलो दे। वो कोई सही बोल रही हो। 1 टन बोले तो 1000 किलो, तो 100 टन को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, 1 लाख किलो ही होते वो। आगे, ए अग्रीज टू सेल बी, बी को नहीं बेचना है। ए अग्रीज विथ बी टू सेल 100 टन ऑफ टोमेटोज। समझ में आया? हाँ, बट द क्रॉप फेल्ड, उगा ही नहीं, ड्यू टू सम डिजीज इन प्लांट्स। And A could only deliver 80 tons of tomatoes to B. समझा क्या? तो 20 टन खराब हो गया, इन शॉर्ट ऐसा वो बोल रहे हैं। It was held A was not liable as the performance of contract became impossible due to supervening. समझा? वो खराब ऑब्वियसली सेलर ने खुद ने तो नहीं किए होंगे, वो खराब हो गए। समझा क्या? और इस वजह से सेलर सप्लाई नहीं कर पा रहा। कितना कम पड़ गए? 20 टन। समझ में आया? तो सेलर के ऊपर कोई जिम्मेदारी आने वाली ना, बायर के ऊपर कोई जिम्मेदारी आएगी। समझ में आ गया क्या? बोलो जल्दी। नेक्स्ट, 5 मिनट बाकी है, खत्म कर देंगे अपन आज यूनिट उड़ जाएगा हवा में। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, इसमें 2 सेक्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, एक है सेक्शन 9 और एक है सेक्शन 6 के बाद क्या आता बेटा? 7 आता ना बेटा? तो सेक्शन 6, 7, 8, 9 बस हो गया, 11 नहीं है इसमें। हाँ ढूंढ लो एक बार, है क्या 11 उसमें? है क्या? बता। अगले यूनिट में तो रहेगा ही ना अनवी। नॉनसेंस। अरे यार लकी औरत है यार। हांडवी। अगले यूनिट में देखते जा। चलो आगे। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10। प्राइस असर्टेन करना है मतलब हाँ बोलो। डिसाइडेड करना है। हाँ डिसाइड करना है। हाँ तो गुड्स की प्राइस डिसाइड करना है, अभी तक फिक्स नहीं है, असर्टेन्ड नहीं है, डिसाइडेड नहीं है। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस सेक्शन 9। प्राइस मीन्स द मॉनिटरी कंसिडरेशन। पता था तुमको ये बात? आगे बढ़ू फिर मैं डायरेक्ट। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 9 द प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल, वो कैसे डिसाइड होंगे वो बता रहे हैं। इसके लिए मैंने सेक्शन 9 को आईएमपी मार्क करवाया है और ये पूछा जाता पेपर में, तो सीरियसली पढ़ना। मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेलर और बायर जो कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे उसमें आपस में वो फिक्स कर लेंगे प्राइस, बार्गेनिंग करके आपस में प्राइस तय कर लेंगे। समझ में आया पहला वाला? तो प्राइस कैसे फिक्स हो सकता है? पहले में फिक्स बाय दी कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स बाय दी। दूसरे नंबर पे अग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय दी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा कि प्राइस कितना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि कैसे प्राइस फिक्स होगा। आया है समझ? तो जैसे एग्जांपल उन्होंने लिखा है बाय अ वैल्यूअर, बोले तो एक थर्ड पार्टी अपॉइंट होंगी, थर्ड पार्टी आएंगी, वो थर्ड पार्टी आकर के प्राइस बताएंगी। समझा? वो थर्ड पार्टी है, बायस नहीं होना चाहिए, सेलर नहीं और बायर के हिसाब से नहीं, वो दोनों को इक्वल कंसिडर करके फिर प्राइस बताएगा। समझ आया? और अगर ऐसा लिखा है तुमने अग्रीमेंट में तो फिर उस हिसाब से प्राइस कंसिडर होगा। समझा क्या? तो पहले वाले में और दूसरे वाले में अंतर क्या है? पहले वाले में सेलर और बायर बैठे थे और उन्होंने डिस्कशन करके एक प्राइस फिक्स करके कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया। समझ गया? दूसरे वाले में उन्होंने प्राइस नहीं लिखा, वैल्यू नहीं लिखा कुछ भी, लेकिन उन्होंने क्या लिखा कि दिस प्राइस विल बी फिक्स्ड बाय अ थर्ड पार्टी। समझा? ऐसा। थर्ड, डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी। डिटरमाइंड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग, जैसे आमतौर पर वो चीज जब तुम बार बार खरीदते हो तो तुमको कितने की देता सेलर, ऐसा उस हिसाब से। समझ में आया क्या? जैसे एक ही वेंडर से बार बार अगर तुम तेल खरीद रहे हो तो ऑलमोस्ट रीजनेबली वही दाम तुमको देखने मिलेगा, अनलेस कोई बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन मार्केट में आया होगा तो भाव अचानक से बढ़ते, लेकिन नहीं तो वो उसी रेंज में एक माल पैसा देना है। आया क्या समझ?
तो अक्सर ऐसा होता है अपने घरों में कि पहली बार तुमने अगर वो शॉप विजिट किया है तो तुम उससे प्राइस वाइस पूछ के फिर खरीदते, लेकिन दूसरी बार जब तुम उसको कॉल पे ऑर्डर दे रहे होते हो तो डायरेक्ट तुम यही बोलते भैया भेज दो। इसका मतलब डीम्ड है कि प्राइस वो पहले वाले प्राइस के आसपास ही होगा, अंदाजा है ऐसा तुम्हारा, और उतना तुम पे करने के लिए तैयार हो। इंप्लाइड एक्सेप्टेंस आया समझ में? सो डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। तीनों पॉइंट जोर से बोलना। सबसे पहला फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट, जोर से बोलो। Fixed by the contract. हाँ, Fixed by the contract. दूसरे नंबर पे Agree to be fixed in a manner provided by the contract. और एक बार Agree to be fixed in a manner provided by the contract. वंस मोर। Agree to be fixed in a manner provided by the contract. Determined by the course of dealing between the parties. Determined by the course of dealing between the parties. Determined by the course of dealing between the Parties. समझ में आया क्या? ये लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है, कर लो। हो गया? Come on. ओ बेटा हो गया क्या? हो गया? बताओ, कौन बता रहा? कोई और एक और पॉइंट? बराबर बोल बेटा, यही पहला पॉइंट। Agreed to be fixed in the manner provided by the contract, for example by the valuer। ठीक है, भाव तय करने के लिए कोई थर्ड पार्टी आएगा ऐसा। थर्ड नंबर पे डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। ओके, ये था सेक्शन 9। तो अगर तुमको पूछा जाए पेपर में असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, तो आप सेक्शन लिखेंगे सिर्फ 9। समझ गया? उतना ही लिखना है तुमको, 3 ही पॉइंट्स, बाकी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि क्या है, ये सब तीनों भी रिलेटेड है एक दूसरे से। अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन मतलब सेक्शन 9 से रिलेटेड है सेक्शन 10, और वो एग्जांपल भी उसी से रिलेट करता है। तो तुम्हारे दिमाग में ये आ जाएगा, नहीं तो कि अपने को इतना सारा पूरा लिखना है क्या? नहीं, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना। अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, सेक्शन 10 प्रोवाइड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय अ थर्ड पार्टी। मतलब अब वो कौन से पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं? सेकंड वाले। वेरी गुड, सेकंड वाले पॉइंट को यहाँ पर इलैबोरेट किया है उन्होंने। So where there is an agreement to sell goods on the terms that price has to be fixed by the third party and he either does not or cannot make such valuation, the agreement shall be void। मतलब तुमने बोला था एक थर्ड पार्टी को आना बेटा और हमारा जो है वो प्राइस ऑफ गुड्स तय करके फिर जाना, मतलब वैल्यूएशन बता के जाना, वो आया ही नहीं। तो अब प्राइस फिक्स होगा क्या? और अगर प्राइस फिक्स नहीं होगा तो सेल नहीं हो पाएगा। इन शॉर्ट ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सीधा वॉइड। क्या हो जाएगा? ना सेलर की गलती ना। इन केस द थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड, अब ध्यान से, इज प्रिवेंटेड जैसी वर्ड आ जाता तो समझ जाना किसने तो गोची किया है, सेलर ने रोका है नहीं तो बायर ने रोका है। मतलब सेलर ने पैसे खिला के बोला आमत, या तो बायर ने पैसे खिला के बोला आमत। समझ में आया? तो जो पार्टी डिफॉल्ट पे रहेंगी उसकी लाइबिलिटी रहेंगी फिर। समझ रहा? वो ब्रीच कर रहा ना, क्योंकि इंटेंशन टू ब्रीच समझ आ रहा है ना। पहले सेलर और बायर के बीच अग्रीमेंट हो चुका है कि सेल करना है अपने को, सिर्फ प्राइस के लिए किसके लिए रुकना है? थर्ड पार्टी के लिए। और वन ऑफ द पार्टीज मतलब सेलर नहीं तो बायर उस थर्ड पार्टी को आने से रोक रहे, तो जो भी रोक रहा रहेगा वही डिफॉल्टर है। समझा? इन केस द थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड बाय द डिफॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी फ्रॉम फिक्सिंग द प्राइस, द पार्टी एट डिफॉल्ट विल बी लायबल टू डैमेजेस टू द अदर पार्टी हु इज नॉट एट फॉल्ट। समझ में आया क्या? तो जिसने रोका वो डिफॉल्टर, और जिसने नहीं रोका वो अग्रीव्ड। हाँ,
Last, however, a buyer who has received and appropriated the goods must pay a reasonable price for them in any eventuality. वापस एक बार, a buyer who has received and appropriated the goods, समझ आया, must pay a reasonable price for them in any eventuality. इसका मतलब हो गया, मैं शोरूम में गया, मैंने बहुत सारे कपड़े ट्राई किए, कपड़े ट्राई करने के बाद में मैं रिसेप्शन काउंटर पे गया उसके और उधर बोला ये वाले कपड़े मेरे लिए साइड में रख दो, और शोरूम वाले ने अग्री कर लिया इस बात से। ना वो शोरूम वाला ये गुड्स किसी और को बेचने वाला नहीं है और तुमने अग्री कर लिया था उसके साथ, तो तुमको उसके लिए पे करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पक्का? एग्जाम्पल स्वयं से पढ़ के आ जाना घर से, अच्छा एग्जाम्पल है, छोड़ना नहीं है, पेपर में पूछा जाता है। समझ में आया का? पक्का? पक्का? आज के लिए इतना ही।